हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा बच्चों आपको याद ही होगा कि पिछले लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे रेंज के कैलकुलेशन के लिए, और मैंने उसमें आपको कुछ सवालों को भी करवाया था। तो आज का लेक्चर बच्चों हम उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। कुछ और बढ़िया बेटा मैं आपको सवाल करवाऊंगा, और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो टाइप के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। अलग अलग टाइप्स में होते हैं कुछ क्वेश्चंस डिवाइडेड, तो वो वाली भी चीज़ हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो बेटा हमारे पास जो आज के लिए सवाल है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, वो मैं आपके लिए नोट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 8 माइनस 4x, और उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों माइनस साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 8 माइनस 4x। ये बेटा मेरे पास सवाल दिया, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि आपके पास अगर ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 8 माइनस 4x माइनस साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 8 माइनस 4x, तो आपको इसका रेंज बताना है, ठीक है। आपको इसका रेंज बताना है। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया ही था कि यार कभी भी अगर इस तरीके का सवाल आता है तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। आप याद करिए, दो साइन स्क्वायर लिखे हुए हैं, दो साइन स्क्वायर लिखे हैं, मतलब ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्म होगा। अगर आपके पास बेटा देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्म। तो दिस इज एज गुड एज साइन ए प्लस बी, मतलब कि ये हो गया a और प्लस b, तो ये आपने लिख लिया साइन a प्लस बी, और मल्टीप्लाइड बाय साइन a माइनस बी। तो अगर आप बच्चों a माइनस बी करेंगे तो देन दिस विल बी 15 पाई बाई 8 माइनस 4x, और माइनस b करेंगे तो माइनस 17 पाई बाई 8 प्लस 4x। ये मेरे पास आ जाएगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी करने से, क्योंकि मुझे ये याद है कि यार साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता था, ये होता था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। यहाँ से आप बच्चों देखो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 15 पाई बाई 8 और 17 पाई बाई 8 32 पाई बाई 8। 32 पाई बाई 8 क्या होता है बच्चों, 32 पाई बाई 8 होता है 4 पाई, 32 पाई बाई 8 होता है 4 पाई। तो दिस इज साइन ऑफ 4 पाई माइनस 8x, और उसके आगे लिखा हुआ है साइन ऑफ, अगर आप अंदर देखेंगे तो देखिए माइनस 4x प्लस 4x तो गया, 15 पाई बाई 8 माइनस 17 पाई बाई 8, 15 पाई बाई 8 माइनस 17 पाई बाई 8 विल बी माइनस 2 पाई बाई 8 या माइनस पाई बाई 4, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटा साइन ऑफ 4 पाई माइनस 8x जो लिखा है, 0 लिखा हो, 2 पाई लिखा हो, 4 पाई लिखा हो, सबका मतलब एक ही है। तो साइन ऑफ 4 पाई माइनस 8x विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। आप याद करिए, आप अगर इस तरीके से बेटा अगर रोटेट कर रहे हैं तो आप 0 रोटेट करो या 2 पाई रोटेट करो या 4 पाई रोटेट करो या 6 पाई रोटेट करो, सबका मीनिंग एक ही है, आप यहीं पर पहुंच रहे हैं। तो साइन ऑफ 4 पाई माइनस 8x क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस 8x, ठीक है। और ये आपके पास साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों देखो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4, मतलब माइनस बाहर, तो ये आ जाएगा 1/√2, और इसमें जो माइनस बाहर निकलेगा और इसमें से जो बाहर माइनस निकलेगा दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन 8x। ये आपके पास सवाल लिखा हुआ है। ये जो पूरी चीज़ थी दिस इज एज गुड एज 1/√2 साइन 8x। अब अगर मुझे रेंज बताना है बेटा तो साइन 8x जो होगा, साइन 8x हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होगा। आपको ये बात समझनी है कि साइन के आगे आर्ग्यूमेंट चाहे x हो, चाहे 2x हो, चाहे 3x हो, चाहे 8x हो, चाहे 100x हो, चाहे 1000x हो, अगर वो आर्ग्यूमेंट साइन के अंदर लिखा है तब भी ओवरऑल क्वांटिटी बेटा जो होगी वो -1 से 1 में ही मूव करेगी। साइन की कभी भी वैल्यू -1 और 1 से बाहर नहीं जा सकती, उसके अंदर ही होगी। तो साइन 8x अगर बेटा मेरे पास आ गया -1 से 1, तो मैं बोल रहा हूँ 1/√2 साइन 8x। 1/√2 साइन 8x कहाँ से कहाँ आ जाएगा, -1/√2 से 1/√2 तक, ठीक है। मेरे पास बेटा जो आंसर होगा दैट विल बी फ्रॉम -1/√2 टू 1/√2, ठीक है। -1/√2 से 1/√2 बेटा अपना आंसर आ जाएगा। ये सारे ग्राफ्स अगर आप चाहें तो डेस्मॉस में भी बेटा प्लॉट करके देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बस रेंज के बेटा रिजल्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सारे ग्राफ बना के दिखाऊंगा ना तो टाइम लगेगा।
ठीक है ना, उन सब में बेटा बहुत अपने को टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तो अभी उसकी आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी वाली चीज़ें होंगी बेटा वो मैं आपको कराऊंगा ही, ठीक है ना। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात ये पता ही है कि यार कोई भी ज़रूरी चीज़ को मैं स्किप नहीं करूँगा, सारी की सारी ज़रूरी चीज़ों को मैं करवाऊँगा ही। लेकिन ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली बस रिजल्ट भी आपने निकाल लिया तो सफिशिएंट है। इसके बाद बेटा अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास लिखा हुआ है, अगेन आपको रेंज बताना है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 sin x। अच्छा सवाल है बेटा, इसमें डाउट आता है बच्चों को। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 sin x, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इस बेटा सवाल में आप ध्यान से देखिए, कॉस के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो उसका आर्ग्यूमेंट होगा। कॉस के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो उसका आर्ग्यूमेंट होगा। तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट क्या दिया हुआ है, 2 sin x। मेरे पास आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है 2 sin x। आप जरा सोच के देखो, sin x क्या होता है? sin x होता है -1 से 1 के बीच में। sin x होता है -1 से 1 के बीच में। तो 2 sin x क्या होगा? 2 sin x होगा -2 से 2 के बीच में। अगर आपने इस पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो 2 sin x होगा बच्चों, दैट विल बी बिटवीन -2 एंड 2 sin x जो होगा। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यार ये जो सवाल है ना, ये सवाल ऐसा है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, और कॉस के अंदर क्या लिखा है, 2 sin x, और 2 sin x कहाँ से कहाँ जा रहा है, -2 से 2। तो कॉस के अंदर वैल्यूज जा रही है -2 से 2 के बीच में। ये ऐसा सवाल है कुछ कि कॉस के अंदर वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा रही है, -2 से 2 के बीच में, दोनों में क्लोज ब्रैकेट, -2 से 2 के बीच का मूवमेंट है कॉस में। अब इसमें अगर आप बहुत ध्यान से सोचोगे, अगर बेटा इसमें आप बहुत ध्यान से सोचोगे तो आप देखो ये डिग्रीज नहीं है, दीज आर इन रेडियंस, दीज आर इन रेडियंस। क्योंकि मैंने आपको ये शुरू में ही बता दिया था कि डिग्री के केस में स्पेसिफिकली डिग्री बोला जाएगा, और अगर डिग्री नहीं बोला गया है तो मुझे ये मान के चलना है कि वो रेडियन की बात है, ठीक है। तो दिस इज इन रेडियन। अब मैं आपके लिए देखिए कॉस का ग्राफ बनाता हूँ बेटा, मैं आपके लिए कॉस का ग्राफ बनाता हूँ, और क्योंकि मुझे इस साइड भी बनाना है इस साइड भी बनाना है, पहले देखो ये इस तरीके का ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है। अपन यहाँ से भी इसको ऐसे ट्रेस कर लेते हैं पीछे से, और ये इस तरीके का आपके पास आ जाएगा, कुछ इस तरीके का आपके पास बेटा देखो ग्राफ आएगा, ठीक है ना। कुछ इस पैटर्न का मेरे पास ग्राफ आ जाएगा कॉस का, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं दिस इज 0, ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज π/2, ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज पाई, ये वाला पॉइंट इज -π/2 एंड दिस पॉइंट इज -π, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे देखो कॉस के अंदर क्या मूवमेंट कराना है, -2 से 2। अगर ये ग्राफ है, कॉस के अंदर मूवमेंट है फ्रॉम -2 to 2, तो -2 से 2 अगर आप बोल रहे हैं तो देखिए 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पर 2 होगा, क्योंकि ये तो 3.14 है और ये 1.57 है, तो 2 इनके बीच में आएगा। सिमिलरली -2 कहाँ पर होगा बेटा, तो -2 इधर होगा कहीं पे, -2, क्योंकि ये -1.57 है और ये -3 है, तो इनके बीच में होगा। तो मैं बेटा आपको फॉर द टाइम बीइंग बोल रहा हूँ कि यार आप ये वाली पूरी चीज़ हटा दो, दिस इज ऑफ नो यूज़, क्योंकि मेरा ग्राफ बंधा हुआ है किसके बीच में बेटा, मेरा ग्राफ जो है वो पूरा का पूरा बंधा हुआ है -2 से 2 के बीच में। तो मेरे लिए इसके आगे और पीछे की दुनिया तो पूरी बेकार है, ये सब मेरे लिए कोई काम का नहीं, ठीक है। यहाँ से देखो आपका ग्राफ इधर पर है, इधर पर, और इधर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आगे पीछे की इसके दुनिया बेकार है, इधर पर आपके पास ग्राफ है। सिमेट्रिक ग्राफ होगा तो अपन सिमेट्रिकली बना लेते हैं इस तरीके का, ऐसा, ये आपके पास इस तरीके का ग्राफ है। -2 से 2 के बीच में आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, उसके आगे पीछे का मैंने हटा दिया। अब आप इसमें देखो, जैसे ही आप बेटा वैल्यू 2 रखोगे, जैसे ही आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको y क्या मिलेगा, cos 2 मिलेगा क्या। एट x = 2 y आपको मिलेगा देखो cos 2। जैसे ही आप x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बेटा, दिस विल बी cos 2, दिस विल बी cos 2। याद करो 1 रेडियन बेटा, 1 रेडियन अंदाजे से 57 डिग्री के आसपास होता था, तो 2 रेडियन अंदाजे से 114 डिग्री होगा, और अगर 114 डिग्री होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए देख लो cos 2 नेगेटिव आ रहा है, cos 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, देख लो, इसलिए ये y एक्सिस में नीचे प्लॉट हो रहा है।
अच्छा अगर मान लो आप x की वैल्यू -2 भी रखोगे, एट x इक्वल टू -2 ऑल्सो, तब भी y की वैल्यू क्या आएगी, cos ऑफ -2, और cos ऑफ -θ तो cos थीटा होता है, इसलिए ये cos 2 ही आएगा। तो आप बेटा चाहे -2 रखो, आप चाहे 2 रखो, आपको वैल्यू क्या मिल रही है, आपको वैल्यू cos 2 ही मिल रही है। चाहे आप x की वैल्यू -2 रखें, चाहे आप x की वैल्यू 2 रखें, जो वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज cos 2 ओनली, cos 2 ही आपको वैल्यू मिल रही है। और इस पूरे ग्राफ में अगर इस y एक्सिस में मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो इस पूरी y एक्सिस में इतने हिस्से में जितने मेरा ग्राफ का मूवमेंट है, ज़रा आप सोच कर देखिए कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू तो cos 2 ही है। इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, cos 2 आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू, x की वैल्यू -2 और 2 पे। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 आ रही है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि cos का ग्राफ कभी भी 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या ही आ रही है, देख लो 1 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, जब आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू आ रही है cos ऑफ 2। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जो हमारा आंसर आएगा, आवर आंसर विल बी फ्रॉम cos 2 से 1, दोनों में क्लोज ब्रैकेट बेटा, cos 2 से लेकर 1 तक दोनों में क्लोज ब्रैकेट। और जो बात आपको समझनी है, वो समझने वाली बात क्या है कि cos 2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना, cos 2 की वैल्यू बच्चों नेगेटिव होगी, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये नीचे प्लॉट हुआ है, ठीक है ना, cos 2 की वैल्यू नेगेटिव होगी बेटा, इसलिए नीचे प्लॉट हुआ है। तो अब बेटा अपन कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है बेटा, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। अलग अलग अपन अब टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये जो अभी तक हमने किए थे ये तो बेटा जनरल क्वेश्चन थे, ये जनरल क्वेश्चन थे, और इसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, जनरल थे क्वेश्चंस। लेकिन अब अलग अलग हम तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ टाइप 1। टाइप 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, टॉपिक आप इसमें लिख सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। टाइप 1 इज रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर सेम, when argument of sine and cosine, when argument of sine and cosine are same, आपको रेंज बतानी है जब साइन और कोसाइन का आर्ग्यूमेंट सेम हो। किस तरीके के इसमें सवाल होंगे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है a sin x प्लस b cos x प्लस c, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। ये मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है, ठीक है, ये एक बेटा पर्टिकुलर मेरे पास टाइप है क्वेश्चन का। इस तरीके के जो सवाल होंगे a sin x प्लस b cos x प्लस c वाले, इस सवाल की ब्यूटी क्या है, इस सवाल में खास बात क्या है, तो इस सवाल में बेटा खास बात ये है, देखिए टॉपिक क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये एक फंक्शन है, चाहे आप इसको y लिखो चाहे आप इसको फंक्शन ऑफ x लिखो, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। आप y इज इक्वल टू वो लिखो या fx इज इक्वल टू ये लिखो, एक ही बात है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर सेम, जब दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होता है। देखो ये दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या है, x है, ये दोनों का जो आर्ग्यूमेंट है बेटा, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है। अगर दोनों का आर्ग्यूमेंट होगा तो वो इस तरीके से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन टाइप 1 के लिए दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पर बेटा देखो मैं आपको बोलता हूँ, fx को बहुत ध्यान से देखना, मैं जब बोल रहा हूँ, मैं fx को लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। बहुत ध्यान से देखो, मैंने अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, बाकी a साइन एक्स वैसे का वैसे ही लिखा है। क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा, और ये अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी फाइनल आंसर डायरेक्टली कैसे लिखते हैं वो भी सिखाऊंगा। फिलहाल समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ। वैसे b के लिए भी बेटा मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके साथ है cos x और प्लस c। ये बेटा मेरे पास लिखा है मैंने, सेम वही है जो ऊपर लिखा था वही है, बस मैंने रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया दोनों को। क्यों किया है, इसलिए बेटा किया है क्योंकि देखिए मैंने ऐसा सोचा है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल होता, मान लीजिए बच्चों अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल होता जिसका एंगल होता x, जो आर्ग्यूमेंट है, ये सब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में नहीं करना है ये सब,
पेपर में ये सब का कोई काम नहीं है, सब फालतू चीजें हैं। पेपर में डायरेक्टली आंसर लिखना है, कैसे लिखना है 5 मिनट बाद सिखाऊंगा, पहले सुनो इसको। अगर a sin x प्लस बी cos x लिखा हुआ है तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, अगर ऐसा वाला मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल है x, तो इस केस के लिए बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि हम ऐसा मान रहे हैं कि इस ट्राइंगल का एक साइड a है और एक साइड b है। हम इस ट्राइंगल के लिए ऐसा मान रहे हैं कि इसका एक साइड a है और एक साइड b है। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक साइड a है और एक साइड b है, तो जरा सोच कर देखिए उसका हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, √a² प्लस b²। ये चीज आ जाएगी। और ये लिखते ही मुझे अब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने fx को इस तरीके से लिखा था, तो ये अब मेरा fx क्या हो गया, ये बाहर वाला √a² प्लस b² वैसे का वैसा ही है, लेकिन उसके साथ ये जो लिखा है a/√a² प्लस b², ये जो a/√a² प्लस b², ये क्या है, a/√a² प्लस b²। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, इसको x मत मानो, इसको कोई और एंगल मानो, इसको कोई और एंगल मानो, मान लो अल्फा मान लो, कोई एक ऐसा ट्राइंगल मानो जिसमें ये अल्फा है। आर्ग्यूमेंट x था, आपने एक ऐसा ट्राइंगल माना जिसमें ये अल्फा है, अलग ट्राइंगल माना, और उसके दो साइड a और b थे। तो ये a/√a² प्लस b², a/√a² प्लस b² क्या आ जाएगा, a/√a² प्लस b² विल बी साइन अल्फा, और उसके साथ साइन x है ही है, प्लस ये वाला वापस √a² प्लस b² फिलहाल वैसे का वैसे ही मैंने लिखा है, b/√a² प्लस b², b/√a² प्लस b² विल बी cos अल्फा, और उसके साथ cos x है ही है, और लास्ट में प्लस कांस्टेंट टर्म अलग से। तो यहां से बच्चों fx आपके पास देखो क्या आ गया, आप पहले वाले दोनों टर्म्स में से अगर ये √a² प्लस b² बाहर निकाल लेंगे तो अंदर देखो क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन x प्लस cos अल्फा cos x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म वैसे का वैसा ही है। फिलहाल कांस्टेंट टर्म को मैं बिल्कुल छेड़ नहीं रहा हूं। तो यहां से बेटा देखो आपके पास fx क्या है, √a² प्लस b², अंदर देखो क्या लिखा है, cos a cos b प्लस sin a sin b, अंदर लिखा हुआ है cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b होता है cos ऑफ a माइनस b। तो अगर cos ऑफ a माइनस b मैंने लिखा है तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट टर्म वैसे का वैसा ही। तो यहाँ से बेटा आपके पास ये जो पूरा इक्वेशन था, अब आप सोचो अगर आपको इसका रेंज बताना है, अगर बेटा आपको इसका रेंज बताना है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि यार ये जो cos वाला टर्म है, cos वाले टर्म का तो रेंज क्या होता है, cos वाले टर्म का तो रेंज होता है -1 से 1। ये तो आपको पता है कि cos वाला जो टर्म है इसका रेंज तो -1 से 1 होता है। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है √a² प्लस b², इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है √a² प्लस b²। तो ये जो पूरी चीज़ है इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा √a² प्लस b², और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा √a² प्लस b²। -1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब एक एक करके जब ये वाला जो √a² प्लस b² है, जब वो -1 से और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा रेंज आपके पास। और इसमें c एक ऐड और हो रहा है, इसमें बेटा एक c और ऐड हो रहा है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से इसका रेंज क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इसका रेंज आएगा क्लोज ब्रैकेट c माइनस √a² प्लस b² से लेकर c प्लस √a² प्लस b² तक, c माइनस √a² प्लस b² से लेकर c प्लस √a² प्लस b² तक। ये मेरा फाइनल आंसर है। कहाँ से निकला, तो यहाँ से निकला। ये वाली जो पूरी चीज़ थी, ये वाली पूरी चीज़ का रेंज आया -√a² प्लस b² से लेकर प्लस √a² प्लस b² तक, और इसमें जैसे ही आप c वाली चीज़ ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। दोबारा आपको देखो समझा दे रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला था, डेरिवेशन। अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट लिखता तो कई बच्चों को डाउट हो जाता कि सर कहाँ से आया, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, चीज़ें याद करनी पड़ती। लेकिन अब आपको याद है, अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया। मैंने इंटेंशनली मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया, √ इससे और √ इससे। देखो √a² प्लस b² से मैंने इंटेंशनली मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि मुझे पता था फाइनल आंसर में वो आएगा।
ये फाइनल आंसर में आएगा, ये मुझे पता था, ठीक है। तो इस पॉइंट का आपको बस ध्यान रखना है। ये रिजल्ट आता है, कहाँ से आता है बच्चों, मैंने आपको समझाया। जैसे ही आपने इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखिए a बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप साइन अल्फा लिख सकते हैं, उसके साथ साइन एक्स वैसे ही है। b बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बच्चों आप कॉस अल्फा लिख सकते हैं, उसके साथ कॉस एक्स वैसा ही है। और उसका आप जब सॉल्व करेंगे तो साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस भी लिखा है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, वहाँ से आपके पास सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये बेटा बेसिक था। इस पर सवाल कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, उससे आपका देखिएगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चंस जब करवाऊंगा ना, उससे आपका बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन कोई भी थ्योरी बेटा सिर्फ पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सेलेक्ट होना है किसी भी एग्ज़ाम में तो आपको उसके लिए यार ढंग से सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यार पेपर में तो क्वेश्चंस आते हैं जेई के पेपर में थ्योरी व्योरी नहीं आती, एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन आने के लिए आपको यार सवाल आने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा हमने अभी लिख लिया है रिजल्ट। अब मैं आपको देखो सवाल करवाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको रेंज बतानी है y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। आपको बच्चों रेंज बतानी है y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, C0 होगा, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। अब देखो मैं दोबारा तुमको डायरेक्टली अगर आंसर लिखना होता, अगर इसका डायरेक्टली आंसर लिखना होता तो आप सबसे पहले क्या पकड़ोगे, आप पकड़ोगे कि यार दोनों का आर्ग्यूमेंट तो सेम है। आपने सबसे पहले पकड़ा कि यार दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या है, सेम है। अगर दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है तो यार ये तो a sin x प्लस b cos x वाला फॉर्म है, और a sin x प्लस b cos x वाला फॉर्म है तो इसमें a तो क्या है 3, b है 4, a sin x प्लस b cos x वाले फॉर्म में। तो इसका आंसर तो होता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, ये इसका आंसर होता है। ये तो मुझे पता है। तो अगर बेटा ये इसका आंसर होता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 से लेकर रूट ओवर 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 तक। तो यहाँ से आपके पास आ गया -5 से 5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 16 और 9 25 हो जाएगा, रूट लोगे तो 5 आ जाएगा। और ये डायरेक्टली तो आप आंसर लिख ही सकते थे, लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे को थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो अप्रोच क्या सोचेगा, वो अपने माइंड में अप्रोच सोचेगा कि यार इसको मैं रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, इसको मैं रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं। इस तरीके से देखो मैं लिख रहा हूं, जो मैंने अभी आपको डेरिवेशन बताया था, ये बार बार नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि थोड़ी सी आपको फील आ जाए। तो यहाँ से आ गया 5 और ये आ गया 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x। और इसको अगर आप साइन अल्फा मानोगे तो आप ट्राइंगल बना के देखोगे, ये cos अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया 5 cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos ऑफ a माइनस b। तो ये जो पूरी चीज़ है ये बच्चों आपके पास मूव करती है -1 से 1, आगे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो कंप्लीट चीज़ है ये -5 से 5 के बीच से मूव करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेटा चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। मैं एक बार बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ, फिर अपन अपना अगला सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सरल सा सवाल है। आपको बोला जा रहा है y इज इक्वल टू 8 sin x प्लस 15 cos x, 8 sin x प्लस 15 cos x। आपको इसका बेटा रेंज बताना है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगेन आप देख सकते हैं, देखिए आर्ग्यूमेंट सेम है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। तो ये आ गया -8 स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, यहाँ से ये लेकर जाएगा 64 प्लस 225 तक। तो ये आ गया माइनस रूट ओवर 289 से प्लस रूट ओवर 289 तक, और रूट ओवर 289 बेटा होता है 17। तो इसका आंसर जो रेंज आएगा, इट्स रेंज विल बी क्लोज ब्रैकेट -17 से 17। इट्स आंसर विल बी क्लोज ब्रैकेट -17 से 17, ठीक है ना। आसान आसान से बेटा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
बिल्कुल भी बेटा इजी इजी से क्वेश्चंस हैं, कोई भी दिक्कत की इसमें चीज़ नहीं है। ठीक है, अगला बेटा मैं आपके लिए सवाल लिखता हूँ। अगला सवाल थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। इसी पैटर्न का सवाल है, इसी पैटर्न का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट आपको लगने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं लिखता हूँ आपके लिए। अगला सवाल हमारे पास दिया है, आपको रेंज बतानी है। मैं फंक्शन लिख रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू भी आप बोल सकते हैं 17 प्लस 5 sin x, 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x डिवाइडेड बाय 17 माइनस 5 sin x प्लस 12 cos x। ये बेटा आपके पास सवाल है। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। और आपको इसमें बेटा क्या बोला जा रहा है, आपको इसमें बोला जा रहा है कि आपको इसकी रेंज बतानी है। इसमें एक बस मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा बेटा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बेटा बोला जा रहा है कि आपको इसकी रेंज बतानी है। ठीक है ना, आपको इसकी रेंज बतानी है। अब अगेन सिमिलर उसी तरीके का सवाल है, ये सिमिलर उसी तरीके का सवाल है। देखो इसमें न्यूमरेटर में भी एक चीज़ है, डिनोमिनेटर में भी एक चीज़ है। ठीक है, और आप एक चीज़ बेटा ध्यान से देख सकते हैं कि यार ये आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट तो साइन और कॉस का सेम है, आर्ग्यूमेंट तो साइन और कॉस का सेम है। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 5 sin x प्लस 12 cos x ऊपर भी लिखा है, 5 sin x प्लस 12 cos x नीचे भी लिखा है, ये भी लिखा हुआ, ये भी मुझे दिख रहा है। अब मैं आपको बच्चों ये बोलूँगा कि यार अगर आप सोचेंगे, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि यार f(x) की मिनिमम वैल्यू कितनी है, f(x) की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो कोई भी बच्चा मुझे क्या बोलेगा कि सर f(x) की अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू रखने के लिए आप न्यूमरेटर को आप मिनिमम करो और डिनोमिनेटर को आप मिनिमम करो और डिनोमिनेटर को आप मैक्सिमम करो। सोच के आप देखो बच्चों, ध्यान से सोच के देखो। अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है और आप चाहते हैं कि यार ये फ्रैक्शन सबसे छोटा हो, अगर आप इस फ्रैक्शन को सबसे छोटा रखना चाहते हैं तो आपका न्यूमरेटर एकदम छोटा सा होना चाहिए और आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक फ्रैक्शन ये लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली चीज़ मिनिमम हो, तो ये मिनिमम कब होगा, जब न्यूमरेटर बहुत छोटा हो और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो। बहुत सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर एकदम छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर एकदम बड़ा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तब बेटा ये पूरी चीज़ एकदम छोटी होगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ न्यूमरेटर सबसे छोटा और डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा, क्योंकि ऊपर जितना छोटा होगा नीचे जितना बड़ा होगा, ओवरऑल नंबर उतना छोटा सा आएगा। तो उससे आपको क्या चीज़ समझ में आएगी, उससे बेटा आपको ये समझ में आएगी कि यार न्यूमरेटर आप मिनिमम चाहते हैं, डिनोमिनेटर आप मैक्सिमम चाहते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, 17 में कोई एक क्वांटिटी ऐड हो रही है, डिनोमिनेटर में 17 में से कोई एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब ये न्यूमरेटर मिनिमम कब होगा, न्यूमरेटर मिनिमम तब होगा जब 17 में जुड़ने वाली चीज़ मिनिमम हो। सोच के देखो बहुत ध्यान से, न्यूमरेटर मिनिमम कब होगा, देखो 17 तो एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है। न्यूमरेटर बच्चों मिनिमम होगा जब 17 में जुड़ने वाली चीज़ मिनिमम हो। और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब 17 से कटने वाली चीज़ भी मिनिमम हो। बहुत ध्यान से सोचो, एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चा फंसता है। ये पूरी चीज़ आप मैक्सिमम चाहते हैं, ये नीचे वाली पूरी की पूरी चीज़ अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं, मान लो ये देखो, ये एक सर्कल है आपके पास, ये एक सर्कल है आपके पास, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि इस सर्कल में से आपको कोई एक चीज़ कट करनी है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक सर्कल है आपके पास और इस सर्कल में से आपको एक चीज़ कट करनी है, और मैं चाहता हूँ कि बची हुई चीज़ मैक्सिमम हो, मैं चाहता हूँ कि बची हुई चीज़ मैक्सिमम हो। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर अगर बची हुई चीज़ को आप मैक्सिमम चाहते हो तो इस सर्कल में से जो आप काट रहे हो वो आप मिनिमम काटो। आप जितना छोटा काटोगे उतना ही तो बड़ा बचेगा, जितना छोटा काटोगे उतना ही तो बड़ा बचेगा। सोचो, ये पूरी चीज़ में से जितना छोटा चीज़ आप काट के बाहर निकालोगे उतनी ही तो बड़ी चीज़ बचेगी पीछे। और न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में हो रहा है बेटा, देखो आपके पास एक सर्कल है और मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें आपको कोई चीज़ जोड़नी है, इसमें आपको कोई चीज़ जोड़नी है।
और न्यूमरेटर आप मिनिमम चाहते हो, तो न्यूमरेटर अगर आप मिनिमम चाहते हो तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर अगर आप चाहते हो कि ये पूरी की पूरी चीज़ एकदम मिनिमम हो तो जुड़ने वाली चीज़ को एकदम मिनिमम रखो। आप जितना कम जोड़ोगे उतना ही तो कम बढ़ेगा वो, जितना ज़्यादा जोड़ दोगे उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जितना कम जोड़ोगे उतना कम बढ़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें जो भी समझ में आया वो लिख लो अपनी भाषा में, जो भी समझ में आया वो अपनी भाषा में बेटा आप लिख लो। डिनोमिनेटर अगर आप मैक्सिमम चाहते हो तो इस चीज़ में से कटने वाली चीज़ एकदम छोटी सी होनी चाहिए, तभी ये बची हुई चीज़ ज़्यादा होगी। न्यूमरेटर अगर आप मिनिमम चाहते हो तो इस चीज़ में जुड़ने वाली चीज़ एकदम मिनिमम होनी चाहिए, तभी न्यूमरेटर मिनिमम आएगा। ठीक है, जो भी बेटा जो भी इसमें आपको समझ में आया ज़रूर आप उसको अपने वर्ड्स में लिख लो, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होता है ना। जनरली बेटा जितना मैंने आपको डिटेल में समझाया है कोई टीचर एम्फेसिस नहीं करता, वो बोल के निकल जाते हैं ये मिनिमम ये मैक्सिमम ये मिनिमम। उसको तो पता है, बच्चा सोचते रहता है कि यार मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता, बाकी लोग तो हाँ 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 बोलते हैं क्लास में। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान देना, ये जो मैंने अभी बोला है अगर थोड़ा भी डाउट हो 5 मिनट रिवाइंड करो, दोबारा सुनो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो दोबारा सुनो। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली चीज़ भी मिनिमम रखनी है, नीचे वाली चीज़ भी मिनिमम रखनी है। तो ये जो 5 sin x, ये जो 5 sin x प्लस 12 cos x है, ये मिनिमम कितना होगा? ये मिनिमम आएगा बच्चों -√a² प्लस b² मतलब 5² प्लस 12² मतलब 25 प्लस 144 मतलब ये होता है √169 मतलब -13। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? -13 आ रही है। तो अगर इसको आपको मिनिमम रखना है तो आप क्या रखोगे? -13 रखोगे, मतलब कि fx की मिनिमम वैल्यू आ गई 17 प्लस मिनिमम है -13 अपॉन 17 माइनस मिनिमम है -13। 17 माइनस 13 होता है 4 अपॉन 17 प्लस 13 होता है 30, मतलब ये आ गया 2/15। ये बेटा पूरी की पूरी चीज़ आपके पास आ गई 2/15। 2/15 इज इट्स मिनिमम वैल्यू। इसकी सबसे छोटी जो वैल्यू है दैट इज 2/15। अब अगर बेटा हम बात करें fx के मैक्सिमम वैल्यू के कि fx मैक्सिमम क्या होगा, तो fx मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं तो न्यूमरेटर आप मैक्सिमम रखो और डिनोमिनेटर आप मिनिमम रखो। नीचे वाला नंबर जितना छोटा होगा, ध्यान से सोचना, नीचे वाला नंबर जितना छोटा होगा ओवरऑल पूरी चीज़ उतनी बड़ी होगी। आप जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे ओवरऑल उतना ही बड़ा होगा, और न्यूमरेटर आप जितना बड़ा रखोगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है 17 प्लस अ क्वांटिटी अपॉन डिनोमिनेटर क्या है? 17 माइनस अ क्वांटिटी। अब आप न्यूमरेटर को मैक्सिमम चाहते हैं तो 17 में जुड़ने वाली चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, और अगर आप डिनोमिनेटर को मिनिमम चाहते हैं, एकदम छोटा सा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिनोमिनेटर एकदम छोटा हो तो डिनोमिनेटर एकदम छोटा कब होगा? ये एकदम छोटा होगा जब 17 में से कटने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा जब 17 में से कटने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। कि मेरे पास इतनी चीज़ है और मैं बहुत सारी चीज़ उसको दे दिया तो मेरे पास बचा बहुत छोटा सा नंबर। ठीक है, बहुत छोटा सा नंबर मेरे पास बचेगा अगर कटने वाला नंबर बहुत ज़्यादा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? अगर मिनिमम -13 आ रही है तो मैक्सिमम आएगी √5² प्लस 12², तो मैक्सिमम वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 13, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो मेरा आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 17 प्लस 13 अपॉन 17 माइनस 13, 17 प्लस 13 होता है 30, 17 माइनस 13 होता है 4, 30/4 इज 15/2, 30/4 इज 15/2। तो हम यहाँ से बच्चों, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो fx है इसकी मिनिमम वैल्यू है 2/15, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 15/2। तो इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी, इस fx की टोटल जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी वैल्यूज किसके बीच में होंगी? 2/15 से लेकर 15/2 के बीच में आएंगी। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। मैंने अपने बेस्ट पॉसिबल यार तरीके से आपको समझाया है, जितना अच्छे से मैं आपको समझा सकता था। ठीक है, अगला एक सवाल बेटा अपन और करते हैं इसी तरीके का, इसी कंसेप्ट का, ताकि उससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आए चीज़ों में। ठीक है ना, इसके बेटा मैं कंटिन्यूसली आप देख रहे होंगे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा मैं आपको होमवर्क्स जो भी रेलेवेंट मुझे लगेंगे मैं शेयर करते जाऊँगा। आप ज़रूर बेटा इन्हें ढंग से देखिएगा। ठीक है ना, जो भी बेटा आप
होमवर्क अगर कर रहे हैं तो ढंग से आप इनके होमवर्क्स करिएगा और डाउट्स में पूछिएगा चीज़ों को। खैर, अगला सवाल हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग बेस 2 पे मेरे पास लिखा हुआ है 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 अपॉन 10। ये सवाल है 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 अपॉन 10, और आपको बेटा इसकी रेंज पूछी जा रही है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसका रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी द रेंज, इसकी आपसे रेंज पूछ रहे हैं। तो अगर बच्चों आपको इसकी रेंज पूछी जा रही है तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इसकी रेंज पूछी जा रही है बहुत ध्यान से बेटा समझिएगा कि यार लॉग बेस 2 पर है, अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसा होता है, अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, बताया है मैंने आपको जब लॉगरिथम पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब आप जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे लॉग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ये ऊपर जाता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर मुझे इसकी रेंज बतानी है तो रेंज में आपको क्या बोलूँगा कि आप सोच के देखो, आप देख पा रहे हो कि लॉग के अंदर आप जितना बड़ा नंबर डालोगे लॉग की वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी, दिख रहा है ना। लॉग के अंदर आप जितना छोटा नंबर डालोगे वैल्यू उतनी कम होगी, लॉग के अंदर आप जितना बड़ा नंबर डालोगे वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यार लॉग के आगे वाली जो चीज़ है, मान लो ये कैपिटल N है, ये 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 बाई 10 मान लेते हैं, दिस इज कैपिटल N। तो ये जो सवाल लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, log n बेस 2 लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस पूरे की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर आपको y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या बोलेंगे कि यार ये पूरी चीज़ मिनिमम कब होगी, ये पूरी चीज़ मिनिमम होगी जब n मिनिमम होगा, क्योंकि आप log के अंदर जितना छोटा नंबर डालोगे log की वैल्यू उतनी छोटी आएगी, आप log के अंदर जितना बड़ा नंबर डालोगे log की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि log के अंदर अगर n गया हुआ है तो अगर आपको y को मिनिमम करना है, अगर आपको इस पूरी चीज़ को मिनिमम करना है तो आप n को मिनिमम कर दो। और अगर बच्चों आप n को मिनिमम करवाओगे, अगर बेटा आप n को मिनिमम कराओगे तो n क्या है, ये पूरी चीज़ है। इस पूरी चीज़ में वेरिएबल वाली चीज़ तो सिर्फ यहाँ पर है, बाकी तो सब कांस्टेंट है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो आप जरा सोच के देखो, अगर आपको n को मिनिमम करना है इसका मतलब आपको 3 sin x माइनस 4 cos x को मिनिमम करना है, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, बाकी सब आपके हाथ में थोड़ना है, आपके हाथ में तो सिर्फ वेरिएबल है, वेरिएबल की तो वैल्यूज के साथ आप छेड़ सकते हो, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो अगर आप n को मिनिमम करना चाहते हैं मतलब आपको ये न्यूमरेटर में जो चीज़ लिखी है इसको मिनिमम करना पड़ेगा। और ये मिनिमम कितना होगा सोचो, माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 प्लस 16 माइनस 5 आ जाएगा मिनिमम। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू y की मिनिमम वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, y मिनिमम विल बी log बेस 2 पे अंदर क्या लिखा है, ये पूरी चीज़, इस पूरी चीज़ की मिनिमम वैल्यू आई -5, उसके आगे लिखा है +15 और नंबर में नीचे क्या लिखा है 10। तो दिस इज log बेस 2 पे 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 क्या होता है बच्चों 10 होता है, 10 बाई 10 क्या होता है 1 होता है। तो ये log 1 बेस 2 लिखा है, log 1 बेस 2 होता है 0, मतलब कि y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बेटा 0 आ रही है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, इट इज 0। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो y मैक्सिमम कब होगा, y मैक्सिमम कब होगा, ये पूरी की पूरी चीज़ मैक्सिमम होगी जब n मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये पूरा ग्राफ मैक्सिमम कब आएगा। देखो ये जो आपने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ ऐसा चल रहा है, ये पूरा ग्राफ मैक्सिमम कब होगा जब मेरा अंदर वाला नंबर बड़ा हो, ये पूरा ग्राफ मैक्सिमम होगा जब ये अंदर वाला नंबर बड़ा हो, मतलब n आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और अगर बच्चों आपको n मैक्सिमम लेना पड़ेगा तो n में वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है, मतलब कि आपको 3 sin x माइनस 4 cos x को मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और 3 sin x माइनस 4 cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर 9 प्लस 16 विच कम्स आउट टू बी 5।
तो मेरे पास y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, y की मैक्सिमम वैल्यू विल बी log बेस 2 पर, और अंदर ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है 5 प्लस 15 बाय 10, 5 प्लस 15 20 बाय 10 2, दिस इज log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 होता है बच्चों 1। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये आ रहा है बेटा कि आपके पास जो रेंज आ रही है, इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 क्लोज्ड से 1 क्लोज्ड। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका जो रेंज आएगा दैट विल बी फ्रॉम 0 क्लोज्ड से लेकर 1 क्लोज तक। ठीक है ना। मुझे बेटा जितना इंपॉर्टेंट लगा और जो मुझे लगा कि आपको मुझे बताना ज़रूरी है और जितने डिटेल में बताना ज़रूरी है बेटा उतने डिटेल में, है ना, उतने डिटेल में मैंने आपको ये चीज़ बताई है। एक सवाल बेटा अपन और करते हैं, ठीक है, एक अच्छा अपने पास बेटा सवाल है, एक सवाल अपन और करते हैं, बोर्ड अपना क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस हैं, अगर कोई बच्चा काउंट कर रहा होगा, याद करो मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करने के पहले पहले कम से कम 100 सवाल कराऊंगा आपके नोट्स में। तो अगर किसी बच्चे के ने ट्रैक किया होगा अभी तक तो ज़रूर यार एक बार काउंट करके बताना कि अभी तक हमने कितने सवाल कर लिए ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, क्लासरूम में। उसके अलावा जो होमवर्क है वो अलग है। सो बेटा अपना अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस between the graph of the function, between the graph of the function, find the minimum vertical distance between the graph of the function। ये आपके पास सवाल है बेटा, आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स, दूसरा बेटा आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस। दोनों के बीच में मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, इस सवाल का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इनिशियली में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन इजी है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो ग्राफ बना के देखते हैं, हालांकि ग्राफ से आपको सॉल्व करते बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी बिना ग्राफ के नहीं आगे बढ़ना चाहिए, तो अपन ग्राफ बना के थोड़ा सा फील लेते हैं कि यार क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये आपका आ गया ओरिजिन वाला पॉइंट। आपको एक ग्राफ बोला जा रहा है कॉस एक्स का। अगर एक ग्राफ कॉस एक्स का बोला जा रहा है बच्चों, तो देखो कॉस एक्स का तो ग्राफ बढ़िया से ऐसा स्मूथ चलेगा, कॉस एक्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त इसका ग्राफ बन गया कॉस एक्स का। कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आता है 1 पे, कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आता है 1 पे। अच्छा 1 के बाद 2 कहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा कहीं पे इधर। तो आपको अब बोला जा रहा है कि 2 प्लस साइन एक्स, आपको बेटा बोला जा रहा है 2 प्लस साइन एक्स। ध्यान से देखना, तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ 2 प्लस साइन एक्स का, एकदम बेटा ध्यान से देखिएगा। आर्ग्यूमेंट तो सेम ही है ना, आर्ग्यूमेंट तो सेम ही है इनका, देखो दोनों का आर्ग्यूमेंट एक्स है। इसका ग्राफ कैसा होगा मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 प्लस साइन एक्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, तो यहाँ से चालू होगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो आपको 2 मिलेगा आंसर, और ये यहाँ से चालू होके ऐसे बढ़ेगा इधर, और उसके बाद यहाँ पर ये ऐसा जाएगा ऐसा, ठीक है। और ये इस तरीके से आपके पास बेटा इसका ग्राफ बनेगा, इस तरीके का आपके पास इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए π/2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 2 में 1 जुड़ेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 1। आप देख सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको 1 मिल रही है, ये 1 वाले पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। यहाँ पर देखो जब ये -1 हो रहा था तो -1 ये कहाँ पर हो रहा था, पाई पर हो रहा था, ठीक है ना, cos ऑफ पाई -1 होता है, और ये देख लो यहाँ पर ये 0 हो रहा था। फिर 3π/2 पर बच्चों ये आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, और ये उस पर -1 हो रहा था। तो ये इस तरीके का देखिए मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है।
ये जो ऊपर वाला ग्राफ है बेटा, ये ऊपर वाला ग्राफ है 2 प्लस साइन एक्स का। बेसिकली साइन एक्स का ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ है, सिर्फ इतना सा मतलब। 2 प्लस साइन एक्स मतलब साइन एक्स का ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ। यही आप 2 यूनिट नीचे कर देते तो साइन एक्स बन जाता है ऐसा। अभी हमने बस साइन एक्स का ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया। और नीचे जो ग्राफ बना हुआ है, ये नीचे वाला बेटा ग्राफ है कॉस एक्स का। आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में मिनिमम कितनी वर्टिकल डिस्टेंस है, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है। तो देखने को यार कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यहाँ पर तो देखो इन दोनों ग्राफ के बीच में 1 यूनिट का अंतर है, उसके बाद यहाँ पर देखो सर दोनों के बीच में अंतर बढ़ते गया, ये अंतर देखो बढ़ रहा है सर, ये बढ़ रहा है, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, दोनों के बीच में अंतर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, यहाँ बहुत छोटा हो गया, यहाँ बहुत छोटा हो गया, लेकिन फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये फिर डिक्रीज होता जा रहा है, फिर यहाँ डिक्रीज हो गया, जैसे यहाँ डिक्रीज हुआ था वैसे यहाँ भी डिक्रीज हुआ। फील आ रही है? देखो ये आपके पास 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट के गैप से आप इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए, जैसे जैसे दूर जा रहा है, फिर ये ग्राफ पास आते जा रहा है, तो देखो दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कम होता जा रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है, फिर कम होता जा रहा है। अब आप ग्राफ को देख के सिर्फ फील ले सकते हो कि यार हाँ कुछ हो तो रहा है, लेकिन बेटा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यूजिंग ग्राफ आप सॉल्व नहीं कर सकते कि कितना अंतर है, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना स्केल लेके थोड़ा ना नापोगे, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बात आप मानते हो कि यार हाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस बदल रहा है, एक्सेप्टेड। अब मैं आपको बच्चों ये बोलता हूँ कि यार आपने ये ऊपर वाले ग्राफ का और नीचे वाले ग्राफ का, जैसे मान लो मैं आपको अगर ऐसा बोलता कि मेरे पास एक ग्राफ है, एक पॉइंट y=2 पर है, एक पॉइंट y=1 पर है, मान लो मैं ये बोलता, या लेटस से हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, दिस इज y=2, दिस इज y=1, दो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। और अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्राफ, या व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस y=2 और y=1, इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, तो आप क्या बोलते हैं कि सर इनके बीच में तो 1 यूनिट की दूरी है। बहुत इजी है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 1 यूनिट की है। कैसे निकाला 1 यूनिट? आपने 1 यूनिट निकाला 2 - 1 करके, ये 2 - 1 करके आपने 1 यूनिट निकाला कि ऊपर वाले ग्राफ में से सर नीचे वाले ग्राफ को माइनस कर दो। आपने यही किया, आपने ना जानते हुए ना सोचते हुए ढंग से आपने यही किया कि आप ऊपर वाले ग्राफ में से सर नीचे वाले ग्राफ को माइनस कर दो, तो दोनों के बीच की दूरी निकल आएगी। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। तो जो कंसेप्ट बेटा आप अननोइंगली लगा रहे हो, अब उसी कंसेप्ट को आप नोइंगली लगाओ इधर। अगर बोल रहा है कि मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, अगर बोल रहा है कि मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो ऊपर वाले ग्राफ से नीचे वाले ग्राफ को माइनस कर दो, ठीक है ना। वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा दोनों के बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस बच्चों जो आएगा दोनों के बीच में, वो क्या आएगा, 2 + sin x - cos x। वर्टिकल डिस्टेंस विल बी 2 + sin x - cos x। ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस है। और अगर बेटा ये वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 2 + sin x - cos x, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इफ दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस 2 + sin x - cos x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपको बोला जा रहा है कि मिनिमम कितना है, व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये sin x - cos x वाला अभी तो पढ़ के आए थे, ये 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को तो वैसे ही रहने दो, 2 से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन ये sin x - cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -√a² + b², a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, a sin x + b cos x, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, तो √a² + b², तो आंसर कितना आ गया, 2 - √2। इन दोनों के बीच की मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस इज 2 - √2, ठीक है ना। यहां पर कहीं पर होगा, यहां पर कहीं पर होगा बेटा ये डिस्टेंस 2 - √2, 2 - √2, दिस इज द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस। वैसे ही मान लो अगर सवाल होता कि बताइए मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, मान लो बच्चों अगर सवाल होता कि बताइए मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब ही क्या है,
वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब है कि आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि यार 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बता दो। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस मतलब 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बता दो। तो इस पूरे की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 प्लस रूट 2। मिनिमम इज 2 माइनस रूट 2, मैक्सिमम इज 2 प्लस रूट 2। ठीक है, बढ़िया बेटा सवाल है। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने आपको ये सवाल कराया, जस्ट फॉर कंसेप्ट। ठीक है, अगला बेटा अपन सवाल करते हैं। बहुत सारे बेटा अपने पास देखो क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको बेटा बहुत मज़ा आ रहा होगा। बहुत सारी आपको देखो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, है ना। यूट्यूब के मीडियम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आप आराम से अपने घर में आराम से बेटा आप बैठ के सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जितनी बार सुनना हो आप उतनी बार सुन सकते हैं। जो डाउट्स हो वो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके लिए। ठीक है, तुम्हारी जो बेटा अभी जनरेशन है ना वो ब्लेस्ड है। जब हमने जेई की तैयारी की थी, जब हमारा बेटा जेई में सिलेक्शन हुआ था, जब हमने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया था, तब इतने यार मतलब इतना इजी नहीं था। अभी तो बहुत इजी है यार, सब कुछ तुम्हारे मोबाइल में। तब इतना इजी नहीं था। तब तो 10-20 बुक्स को खोल खोल के पढ़ना पड़ता था कि यार ये भी करो वो भी करो, इसमें ये है उसमें वो है। आज की डेट में तो कई सारी बुक्स हैं जिसमें बहुत बढ़िया सा कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय तो यार कंटेंट किसी बुक का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी में कोई सवाल अच्छे हैं, इस तरीके का होता था। तो आप बेटा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, क्योंकि आपके साथ वाले लोग कर रहे होंगे, है ना। जो लोग सिंसियर हैं, सीरियस हैं, वो लोग तो यार ढंग से कर रहे होंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, हमको रेंज बताना है। ठीक है, अगले सवाल में हमको बेटा रेंज बताना है। 3 cos x प्लस पाई बाई 3, 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos x, 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos x प्लस 3। ठीक है, ये बेटा आपके पास दिया हुआ है 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos x प्लस 3। दिस इज y। आपको इसका रेंज बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब आप देख रहे हैं कि यार सर ये तो आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। आपने तो बोला था टाइप 1 में पहली चीज मैंने आपको बोली थी कि आर्ग्यूमेंट मस्ट रिमेन द सेम। पहली चीज यही बोली थी, आर्ग्यूमेंट मस्ट रिमेन द सेम। इधर तो सर आर्ग्यूमेंट अलग है, इसका आर्ग्यूमेंट तो x है, इसका x प्लस पाई बाई 3 है। तो मैं आपको बोलता हूँ एक्सपैंड करो, ओपन करो, देखो आता क्या है। आप लिखोगे 3 cos ऑफ a प्लस बी। cos ऑफ a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, cos ऑफ a प्लस बी हो गया, ब्रैकेट बंद, प्लस 5 cos x प्लस 3। यहाँ से बेटा हमारे पास आ गया 3 इंटू cos x cos 60 1/2 माइनस sin x sin 60 रूट 3/2 प्लस 5 cos x प्लस 3। ये सवाल हो गया। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 3/2 cos x। ठीक है, 3/2 cos x माइनस 3 रूट 3/2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 3। cos x वाले टर्म्स को भी एक साथ रख लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 13/2 cos x माइनस 3 रूट 3/2 sin x प्लस 3। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये कर लिया। इधर तो आर्ग्यूमेंट सेम है, तो अगर इधर बेटा आर्ग्यूमेंट सेम है तो आंसर विल बी माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और उसमें ये कांस्टेंट टर्म और है तो यहाँ 3 भी लिख लो, से लेकर आपका रेंज चलेगा रूट ओवर 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 3 इधर भी आएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास लिखा है 3 माइनस रूट ओवर 13 मतलब 169/4, 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3 बोलो कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27/4, तो प्लस 27/4 से लेकर बच्चों ये चलेगा रूट ओवर 169/4 प्लस 27/4
+3 तक। तो यहाँ से बेटा मेरे पास देखो क्या आ रहा है, 3 माइनस रूट ओवर 169 और 7, 176 और 20, 196/4, 196/4 विल बी 49, ठीक है ना, 196/4 विल बी 49। तो ये आ गया √49, यहाँ से लेके आपके पास आ गया √49 +3 तक। तो बेटा दिस इज 3 - 7 से 7 + 3 तक, विच इज -4 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये जो बेटा आपके पास सवाल लिखा हुआ है, ये जो आपके पास बच्चों सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, -4 से 10, ठीक है ना। इस सवाल का बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा फ्रॉम -4 से लेकर बेटा 10 तक, ठीक है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा एक लास्ट अपन सवाल और करते हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर एंड करेंगे, है ना। ये वाले टाइप में एक लास्ट अपन क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन आज का लेक्चर बेटा अपना एंड करेंगे। अगला जो टाइप है वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और इस हफ्ते के अंदर अंदर बेटा और मतलब मैक्सिमम 4-5 अपन लेक्चर और लेंगे, और उसके अंदर अंदर अपन पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो कंपाउंड एंगल्स वाला पोर्शन है वो ढंग से बेटा खत्म कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से। वन लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सेम कंसेप्ट का सवाल है, आपको रेंज बताना है y = आपको बेटा रेंज बताना है y = साइन ऑफ x + π/3, साइन ऑफ x + π/3 + 3 cos x - π/3, ठीक है ना। आपको बेटा इसका आंसर बताना है y = साइन ऑफ x + π/3 + 3 cos x - π/3। सो अगेन बेटा आप देख सकते हैं सेम तरीके का सवाल है, आपको दिखाई दे रहा है कि यार आर्ग्यूमेंट फिलहाल तो सेम नहीं है, फिलहाल तो आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ऐसा करिए, आप इसे ओपन करिए। अगर आप ओपन करेंगे तो साइन ऑफ a + b इज साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है ना। साइन ऑफ a + b आ जाएगा साइन a cos b प्लस cos a sin b, उसके बाद +3 अंदर cos of a - b, cos of a - b इज cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b। अब जैसे ही बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा sin x इंटू cos 60, cos 60 इज हाफ, प्लस cos x इंटू sin 60, sin 60 इज √3/2 प्लस यहाँ पर देखो क्या लिखा है cos 60 इज हाफ और 3 भी है, तो 3/2 cos x, और यहाँ पर sin 60 इज √3/2 और इधर है तो प्लस 3√3/2 sin x। थोड़ा सा बेटा अगर हम टर्म्स को एक साथ रीअरेंज करके लिखें तो sin x के साथ हमको लिखा हुआ है 3√3 + 1/2, sin x के साथ लिखा है देख लो 3√3 + 1/2, और cos x के साथ क्या लिखा है, cos x के बच्चों साथ आपको लिखा हुआ है 3 + √3/2, ये आपके पास लिखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, देखिए दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम, तो अगर दोनों का बच्चों आर्ग्यूमेंट सेम है तो हमारे पास जो रेंज आएगा दैट विल बी फ्रॉम -√a² + b² से लेकर +√a² + b² तक। तो a² मतलब 3√3 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + √3/2 का होल स्क्वायर से लेकर बच्चों ये कहाँ तक आएगा, √3√3 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + √3/2 का होल स्क्वायर। किसी भी एक को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस और प्लस ही तो करना है, बाकी तो अंदर वाली चीज़ तो सेम ही लिखी, किसी भी एक को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो -√, देखो 3√3 का होल स्क्वायर बच्चों आ जाएगा 27 + 1 और प्लस 2ab करोगे तो +6√3 आ जाएगा, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। वैसे ही उसके आगे वाले में अगर आप करोगे तो a² + b² + 2ab, और डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा। एक ही को बेटा मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, फिर माइनस पर और माइनस और प्लस अपन बस लगा लेंगे, बाकी तो यार वही है। तो -√27 और 1 28, 28 और 3 31 और 9 40, 6√3 और 6√3 12√3, और बाय लिखा हुआ है बच्चों 4। तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है -√4
4 से डिवाइड करेंगे तो 10 प्लस 3√3। तो इसका जो आपके पास रेंज आना चाहिए, इसका रेंज आना चाहिए क्लोज ब्रैकेट माइनस रूट ओवर 3√3 प्लस 10 से लेकर रूट ओवर 3√3 प्लस 10 तक। ये इसका बेटा रेंज आना चाहिए, माइनस रूट ओवर 3√3 प्लस 10 से लेकर बच्चों रूट ओवर 3√3 प्लस 10 तक। ठीक है, तो आज के लिए बेटा अपन इतना ही रखते हैं। ये हमने टाइप 1 पूरा ख़त्म कर लिया, अभी 2 टाइप इसमें और करने, कुछ और सवाल भी करने। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। काफ़ी सारे बेटा आज हमने क्वेश्चंस किए हैं रेंज के, बहुत ही एक्साइटिंग लेक्चर था। तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ऐसे शेयर करना ना भूलें, और होमवर्क भी करिए। साथ ही साथ अपने इस जो भी हमने आज लेक्चर में सीखा है उसमें जो भी आपको बेटा एक जेन्युइन आपका फीडबैक है, अच्छा जो भी आपको लगा हो आज के लेक्चर में, ज़रूर मुझे आप कमेंट से बताइएगा, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करने के लिए। थैंक यू।